मच्छी खा ली तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनकी तस्वीर को बड़ा साझा किया और कहा कि साहब देखिए माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन शायद अनुराग ठाकुर भी समझ गए थे कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ आगे बढ़ रही है। अनुराग जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या तब जब भारतीय जनता पार्टी 198 सीटों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कर रही है? सोनार बंगला के सुनहरे भविष्य का सूर्योदय हुआ है। भय हारा, भरोसा जीता है। और बंगाल की जनता को कोटि कोटि प्रणाम, जिन्होंने रिकॉर्ड मतदान करके ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी की सुनिश्चित की। बंगाल की जनता ने तुष्टिकरण को नकारा, मोदी जी को स्वीकारा है। मैं कहूंगा ममता जी के माफिया राज से बंगाल को मुक्ति मिली है। अब वहां पर डबल इंजन की सरकार होगी, सुशासन होगा, डबल विकास होगा। वहां के कट मनी, करप्शन, कमीशन और सिंडिकेट पर प्रहार होगा। जहां टीएमसी का झंडे के नीचे 10 गुंडा होता था, अब वहां कानून का डंडा होगा। लेकिन अभी अनुराग ठाकुर कह रहे थे कि साहब देखिए घुसपैठ का एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की गई, रोहिंग्या इतने सारे थे। अब आप देख लिए, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, चुनाव खत्म हो गया, बीजेपी वहां जीत रही है, सरकार बनाने जा रही है। अब बीजेपी घुसपैठ के मुद्दे की बात भी नहीं करेगी। मैं आपके चैनल पे बहुत गंभीरता से कहता हूं, इंडिया न्यूज पे जी, कि अगर नक्सलवाड़ी में जो नक्सलवाद की शुरुआत हुई और 126 जिलों तक पहुंचा पिछले 60 सालों में, 10% आबादी पर प्रभावित किया, उस नक्सलवाद से मुक्ति भी दिलाई तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में अमित शाह जी ने दिलाई। बंगाल का गुंडा राज और सिंडिकेट और घुसपैठ को खत्म करके ही छोड़ेंगे। कि हमारा वायदा है, यूसीसी को लागू करेंगे, 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, 7वां वेतन आयोग लागू करेंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे और बंगाल को सोनार बंगला बनाने का सपना भी पूरा करेंगे। ममता बनर्जी अभी भवानीपुर में जहां काउंटिंग चल रही है वहां पर पहुंच गई है, काउंटिंग रुक गई है। उनका कहना है कि साहब कुछ ना कुछ खेला करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि एक ही सीट से चुनाव लड़ रही हैं। अब शुभेंदु नंदीग्राम से तो जीत गए हैं, कहीं वहां पर भी ना खेला हो जाए। तो क्या इस तरह के जो आरोप चुनाव आयोग पर लगाए जा रहे हैं उसे देखकर आप क्या कहेंगे? जहां असम में भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक जीत की लगाई है, सेंचुरी सीटें जीतने की हो सकती है, वहीं पर बंगाल में इतिहास रचकर डबल सेंचुरी सीटों की बनाने की तैयारी कर रही है। वहां ममता बनर्जी जी पिछली बार भी हारी थी, अब की बार भी हार जाएंगी तो कोई बड़ी बात नहीं, जनता ने नकारा है। क्योंकि ममता जी ने मां माटी मानुष का नारा लेकर जनता के बीच में गई थी जी। जनता ने 15 साल आशीर्वाद दिया। जब मां माटी मानुष को भूलकर टीएमसी का नाम तुष्टिकरण, मर्डर और कट मनी तक सीमित हो गया, टीएमसी, तो जनता तो इस टीएमसी से मुक्ति चाहती थी। ममता वर्सेस जनता चुनाव में ममता की हार हुई, पार्टी की भी और व्यक्तिगत हार पिछली बार भी हुई थी, इस बार भी हो सकती है। अनुराग जी, मैं देख रहा था क्योंकि जिस तरीके से ईडी वहां पर सक्रिय थी, आईपैक पर छापे हुए, हिरासत में भी लिया गया। अब जो सबसे बड़ी बात है कि भ्रष्टाचार, कटमनी, जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं, वो बंगाल में चरम पर था। केंद्र की जो राशि वहां पर पहुंचती थी उसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता था। बीजेपी के नेताओं ने इस बात का जिक्र किया। और जो नमन्ना बंगाल सचिवालय है वहां पर सीआईएफ और सीआरपीएफ भी बढ़ा दी गई है। तो क्या जो आरोप लगाए गए उस लिहाज से तो कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी थी, अभिषेक बनर्जी कह रहे थे कि अगर हिम्मत है तो 4 तारीख को 12 बजे अमित शाह कोलकाता में खड़ा होकर दिखाएं। तो क्या अब ये भ्रष्टाचार की कार्रवाई आगे बढ़ेगी, ये आग दामन तक, ममता तक भी पहुंचेगी? मैं धन्यवादी हूं, आपने सवाल पूछा और इतने विस्तार में पूछा। आपके सवाल में 2 उत्तर छिपे हैं। एक, भ्रष्टाचारियों के साथ किस राज्य की मुख्यमंत्री खड़ी हुई? ममता जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री। पहले कमिश्नर पुलिस के साथ और बाद में करप्ट आईपैक के अधिकारियों के साथ, लाभ लश्कर के साथ पहुंची, ईडी से सबूत छीन लिए। दूसरी ओर उनका भतीजा बाइपो, उसने देश के गृह मंत्री को ललकार दिया कि 4 मई के बाद बंगाल की धरती पे पांव तो रख के दिखाओ।
आप कल्पना करो बंगाल की जनता कितनी भयभीत होती होगी, डर में रहती होगी, सहमी होगी। जब व्यक्ति देश के गृह मंत्री को ललकार सकता है, धमका सकता है, वहां आम आदमी कितने भय में जीता होगा भाई। इसलिए हमने भय मुक्त बंगाल करने की बात कही थी। नहीं, लेकिन मुझे अनुराग जी चिंता इस बात की हो रही है कि गृह मंत्री ने भी जवाब में कह दिया था कि हम उल्टा टांग के सीधा कर देंगे। तो अब उल्टा टांगा जाएगा या सीधा किया जाएगा? जहां था टीएमसी का झंडा, वहां 10-10 गुंडा। अब वहां चलेगा कानून का डंडा। अच्छा। कानून का डंडा चलेगा, गुंडा नहीं रहेगा। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब कानून व्यवस्था में आप सुधार करते हो, कानून की पालना होती है, तो न्याय प्रक्रिया में और नियमों के पालन करने में ऐसे लोग खुद ब खुद सीधे हो जाते हैं। क्योंकि उनको संरक्षण नहीं मिलेगा अब सत्ता का, उनको संरक्षण नहीं मिलेगा ममता बनर्जी का। उन घुसपैठियों को, गुंडों को, कट मनी वालों को, सिंडिकेट वालों को अब ममता बनर्जी का संरक्षण नहीं मिलेगा। या तो वो पलायन करेंगे या फिर जेल जाने की तैयारी करेंगे। अनुराग जी, देश ये जानना चाहता है, लोग ये पूछना चाहते हैं कि भाई ये कौन सी बीजेपी है जो तय कर लेती है और बड़े कॉन्फिडेंट के साथ। हम देखें कि अमित शाह जब एक कार्यक्रम में थे तो उन्होंने कहा 8 बजे काउंटिंग शुरू होगी, 10 बजे दूसरा राउंड शुरू होगा और 1 बजे ममता आउट हो जाएगी। हमने ये भी सुना कि देश के प्रधानमंत्री एक मंच से कह रहे कि भाई मैं जा तो रहा हूं, लेकिन इस भरोसे के साथ, इस विश्वास के साथ कि मैं 4 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह में आऊंगा। वो शपथ ग्रहण समारोह की तारीख नहीं थी तय, लेकिन ये तो तय था कि 4 को परिणाम निकल कर आएंगे। ये भरोसा क्या कहता है बीजेपी का? ये बताता है कि आप जमीन से जुड़े हो। झाल मुड़ी हमने खाई, झटका ममता को लगा, और इतना करारा झटका लगा कि ये सन्नाटा अब तक है। आप देखिए, जमीन से जुड़े रहो तो लोगों की समस्याओं का पता चलता है और उनका समाधान आप करते हो, लोगों के भावनाओं को समझते हो। इसलिए आप विश्वास के साथ कहते हो 4 मई ममता गई, और जब ममता जाएगी तो हमारी सरकार बन जाएगी, हम शपथ ग्रहण समारोह में आएंगे। यही प्रधानमंत्री ने कहा। अनुराग जी, पश्चिम बंगाल बहुत जरूरी था क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर भी एक महत्वपूर्ण राज्य था और बीजेपी बार बार इसका जिक्र भी करती थी। अब पश्चिम बंगाल में बीजेपी आ गई है, क्योंकि बांग्लादेश लगा हुआ देश है और वहां से अब भारत विरोधी संकेत भी निकल कर आते हैं। तो घुसपैठ, भारत विरोधी संकेत, तस्करी, गायों की तस्करी, जानवरों की तस्करी, इसे लेकर क्या कोई बेहतर रणनीति बनाने की कोशिश होगी या वो भी बन चुकी है परिणामों की तरह? हमने सदा अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ अच्छे रिश्ते चाहे हैं, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि हमें अपने राष्ट्र की सुरक्षा भी उतनी ही प्यारी है। दिनेश त्रिवेदी जी को नई जिम्मेदारी मिली, वो अपनी भूमिका वहां पे निभाएंगे। बंगाल में हमारे यहाँ जो मुख्यमंत्री नए बनेंगे, सरकार बनेगी, वो अपनी भूमिका निभाएगी। जो 500 किलोमीटर के दायरे में अभी कंटीली तार लगनी बाकी है, वहां बंगाल में भाजपा की सरकार अब जमीन अधिग्रहण करके कंटीली तार लगाकर सीमाओं को सुरक्षित बनाएगी। एक बड़ा संकेत निकल कर आया है दक्षिण भारत से, तमिलनाडु से, जहां पर कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम में हर घर में काले झंडे लगाने की बात हुई थी और देश को बांटने की बात भी, बांटने का संकेत भी वहां से निकल कर आ रहा था, चाहे वो भाषा के जरिए हो, भौगोलिक परिस्थितियों के जरिए हो या राजनीति के जरिए हो। वो पार्टी जो इस तरह के बयान दे रही थी, डीएमके, वो मुझे लगता है कि बहुत पीछे चली गई है और फिल्मों का कलाकार विजय थलापति वो सरकार की उपस्थिति के तौर पर दिखाई दे रहा है। सनातन का विरोध कर रहे स्टालिन निपट लिए, अपना चुनाव हार गए। राम मंदिर के समय आपने देखा कैसा विरोध किया था। उनके बेटे उदयनिधि ने कहा था, और सनातन की तुलना ने HIV, एड्स और ऐसी गंदी गंदी भाषा बोल के की थी। मैंने तब भी कहा था, मुगल आकर चले गए, अंग्रेज आकर चले गए, सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। जो सनातन से टकराया वो चूर चूर हो गया। ममता जी का भी वही हुआ, स्टालिन का भी वही हुआ। अनुराग जी, केरल में तिरुवनंतपुरम में जब मेयर का पद जीता बीजेपी ने तो लगा कि बीजेपी यहां भी कुछ खेला करने वाली है, लेकिन उपस्थिति वो दर्ज हो नहीं पाई, कोई टीस नहीं। आप देखिए पहले हमारी कितनी सीटें थी, आज कितनी बताइए।
अभी तो 3 दिखाई दे रही हैं। और पहले कितनी थी? पहले तो कोई संभावना थी नहीं। तो आप देखिए, जहां शून्य हो वहां से 3 पे आना बहुत बड़ी बात है। वोट परसेंटेज बढ़ना बड़ी बात है। तिरुवनंतपुरम में अपना मेयर बनाना बड़ी बात है। जो लोग ये कहते थे कि हम दक्षिण में कुछ नहीं कर पाएंगे, उनके लिए बड़ा संकेत और संदेश है साथी। अनुराग, ये 3 का आंकड़ा बड़ा खतरनाक है। पहले बंगाल में भी 3 आई थी, फिर 3 से 77 हो गई, और फिर 77 से 198 हो गई। तो मुझे लगता है कि अगली बार 77 अगर केरल में आई तो फिर खेल ही अलग हो जाएगा। लेकिन पूरे देश में चर्चा चल रही है कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम जब आया तो मुझे लगता है कि बहुत व्यापक असर उसका हुआ, और महिलाओं को भी लगा होगा। हो सकता है कि इस चुनाव में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हालांकि ये संसदीय दल तय करता है, लेकिन देश कह रहा है कि कहीं पश्चिम बंगाल में कोई महिला मुख्यमंत्री तो नजर नहीं आ जाएगी। क्या आपने सोचा था कि दिल्ली में रेखा गुप्ता जी आएंगी, और भजनलाल जी राजस्थान में, मोहन जी मध्य प्रदेश में, भूपेंद्र भाई गुजरात में आएंगे, नायब सैनी जी हरियाणा में आएंगे? जो आपने सोचा नहीं था वो नाम आए हैं। क्योंकि हमारा विधायक दल तय करता है किसको नेता चुनना है, पार्लियामेंट्री बॉडी तय करती है किसको क्या जिम्मेदारी देनी है। तो मुझे लगता है आज तो जश्न मनाइए, जनता का आभार प्रकट कीजिए, पटाखे फोड़िए, जलेबी खाइए, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तो अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 बजे उनका भाषण भी सुनना है कि वो संकेत निकल कर क्या देते हैं। संकेत तो वो ऐसा नहीं देंगे, संकेत तो जनता का और कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो मेहनत पसीना बहाया है जी, ये उनकी लोकप्रियता है और अमित शाह जी की रणनीति है। और नितिन नवीन जी के पहले अध्यक्षता में जो पहले चुनाव हुए उनमें एक रिकॉर्ड बना है जी। मैं तीनों को ही बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं, जिन्होंने दिन रात एक कर दिया, और इनके नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने दिन रात एक किया है। अमित शाह जी की रणनीति, मोदी जी की लोकप्रियता और नेतृत्व, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में चुनाव हुए और शानदार ये परिणाम। बड़ा संकेत दिया अनुराग जी आपने, क्योंकि जेपी नड्डा अब राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हैं, अब नितिन नवीन है, और उनके रहते हुए बंगाल से इतना बड़ा संकेत निकल कर आया है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बातचीत की, बंगाल पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो कुल मिलाकर ये